दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। खबरों में आज सबसे पहले बात चुनाव के शुद्धिकरण की करेंगे। उस वोटर लिस्ट को झाड़ पोंछ कर साफ करने की जिसे घुसपैठियों ने दूषित प्रदूषित कर रखा है और अब देश इसी की सफाई में लगा हुआ है। जब से सुबह से शाम तक रजिस्टर लेकर और रात को तो बकायदा टॉर्च जलाकर। वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण में बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने 6 राज्यों में एसआईआर की तारीख फिर बढ़ा दी है। सबसे बड़ी मोहलत सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को दी है। इसकी पूरी डिटेल आगे देंगे। चुनाव सुधार पर आज से राज्यसभा में भी चर्चा की शुरुआत हो गई, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया था कि देश का सिस्टम अब दिन में नहीं रात में भी टॉर्च जलाकर घुसपैठियों को ढूंढ रहा है। मैं बात योगी सरकार के ऑपरेशन टॉर्च की कर रही हूं। टॉर्च की रोशनी में यूपी पुलिस इन दिनों पूरे यूपी में घुसपैठियों को ढूंढ रही है। यह चुनाव आयोग के पैरेलल यूपी सरकार का खुद का वोटर शुद्धिकरण अभियान चल रहा है। घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी का चुनावी ट्रेडमार्क रहा है। यूपी में चुनाव से 400 दिन पहले से ही उस ट्रेडमार्क को जमीन पर आजमाया जा रहा है, जिसे दिल्ली से भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। 4D फॉर्मूले पर चलकर योगी सरकार ने घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का जो फॉर्मूला चला है, आज उसी का विश्लेषण हम करने जा रहे हैं। पहले आपको घुसपैठियों के खिलाफ वो 4D फॉर्मूला बताते हैं जो संसद में चुनाव सुधार पर चर्चा के वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे देश को बताया है। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुन लिया। उन्होंने जो 4D बताया है उसमें पहले D का मतलब है डिटेक्ट, यानी कि घुसपैठियों की पहचान करना। दूसरे D का मतलब है डिलीट, यानी उनके फर्जी पहचान पत्र को रद्द करना। तीसरे D का मतलब है डिटेंशन, यानी कि उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज देना। और चौथे D का मतलब है डिपोर्ट, यानी घुसपैठियों को देश से बाहर करना, उनके देश वापस भेजना। और इसी 4D फॉर्मूले को सीएम योगी पूरे उत्तर प्रदेश में न सिर्फ लॉन्च कर चुके हैं बल्कि फुल एक्शन में हैं। इसे ही उन्होंने नाम दिया है ऑपरेशन टॉर्च। ऑपरेशन देखने से पहले योगी के वो बयान आपको याद दिला दें जो बिहार में उनकी ओर से दिए गए थे। याद करना, ये लोग आएंगे पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। नरपतगंज को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी। आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहन और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। योगी ने यह बयान दिया बिहार में, पर करके दिखाया उत्तर प्रदेश में। और अब ऑपरेशन टॉर्च पर यूपी पुलिस का एक्शन देखिए। उत्तर प्रदेश के 17 नगरीय निकायों में इस वक्त यूपी पुलिस बाकायदा टीम बनाकर रात को दबिश दे रही है। झुग्गियों में जारी है, वहां लोगों को उठाकर उनके नाम पते पूछे जा रहे हैं।
उनके आधार कार्ड और दूसरे आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। यूपी में कब आए, कैसे आए, क्यों आए, पूछ पूछ कर हर संदिग्ध की कुंडली बनाई जा रही है। मकसद एकदम सीधा है कि ये लोग देश के नागरिक हैं या फिर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए तो नहीं हैं। रात के वक्त इसलिए ताकि सभी ठिकानों पर यह आसानी से मिल सके। योगी सरकार का ऑपरेशन टॉर्च सिर्फ घुसपैठियों में ही नहीं, सियासत में भी खलबली मचा रहा है। सियासी खलबली बाद में दिखाएंगे, लेकिन पहले आप असली वाला देख लें। प्रधानमंत्री के क्षेत्र वाराणसी से ही शुरू करते हैं। ऑपरेशन टॉर्च के दौरान अब तक 500 लोग मिल चुके हैं जो खुद को बंगाल का बताते हैं, लेकिन शक है कि ये हैं बांग्लादेशी। कई 15 साल से रह रहे हैं, लेकिन पास में कोई कागज नहीं है, ना आधार कार्ड, ना ही राशन कार्ड। कमाने के लिए ठीक है, 3 महीने 4 महीने रह सकते हैं, 15 साल क्या करते हैं? सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है घर में कुछ काम नहीं है हम लोग के गाँव में। अरे इसका मतलब ये कि आप अराउंड 1000 किलोमीटर दूर आके यहाँ काम करेंगे। सर हम कौन लेकर आता था उधर वेस्ट बंगाल से, कौन लेकर आता था? कोई नहीं आया हम लोग। आप लोग अपने आप पति कहाँ है आपके? पति नहीं है। ठीक है, 16 दिन से पति है नहीं। अब यूपी के मऊ लेकर चलते हैं। झुग्गी एरिया में रात को पुलिस पहुंची। नाम पते पूछ पूछ कर पहचान पत्र मांगे तो लोगों की सांसें अटक गई। कई के आधार कार्ड चेक किए गए। एक परिवार पर शक गहराया कि मुसलमान होकर हिंदू नाम क्यों रखा हुआ है। अगले दिन थाने में हाजिर होने का आदेश दिया गया। समाज के लोग रह रहे हैं, उनका देखकर और क्लियर किया जा रहा है। तो आपको यहाँ से खाली करा देंगे। तो अगर आधार कार्ड नहीं दिया तो पहले आधार कार्ड तो सब अरे भाई आउट तो कुछ कार्ड होगा और राशन कार्ड होगा और ये होगा। किस वंश के हो, मतलब तुम्हारे दादा परदादा कोई है यहाँ? हमें एकदम साफ सुथरा चाहिए। आप कहाँ के निवासी हो, मुजफ्फरपुर के हो तो मुजफ्फरपुर का आने तक बता दो, हम वहाँ से जांच कराएंगे। और अगर वहाँ के निवासी नहीं होंगे तो आपको वापस जाना होगा। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में भी ऑपरेशन टॉर्च का एक्शन दिखाते हैं। यूपी पुलिस ऑन स्पॉट पूछताछ कर रही है और लोगों के मूल निवास के पुलिस थानों में फोन करके ऑन स्पॉट ही लोगों के दावे भी क्रॉस चेक किए जा रहे हैं। बड़े आराम अस्थि का है। कौन नया आके कौन बसाया? यहाँ नया तो कोई नहीं, सारे पुराने और कोई नया। भाई क्या कर रहा है प्रशासन? यहाँ पे इतनी कोई रह क्यों रहे लोग? पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ, राशन कार्ड, सब कुछ है। किसी प्रकार का आइडेंटिटी कार्ड यदि यूज कर रहे हैं तो मूल निवास के थानों पर संपर्क करके उनकी आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। कोई अवैध रोहिंग्या या बांग्लादेशी यहाँ छिपकर ना रहता पाएगा। बाईस नवंबर से शुरू ऑपरेशन टॉर्च योगी सरकार की घुसपैठियों पर एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक है। पुलिस के टारगेट खासतौर पर झुग्गी झोपड़ियां, कच्ची बस्तियां, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड हैं। हालांकि इस घुसपैठिया मुक्त यूपी ड्राइव के नतीजे अभी नहीं आए हैं। लखनऊ में 50,000 से ज्यादा और मेरठ में 6,000 से ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का होना अभी दावा ही है। अभी पुष्टि नहीं हुई है कि ये घुसपैठिए हैं या फिर ये लोग असम, बंगाल के रहने वाले लोग हैं। पहचान के बाद घुसपैठियों की बाकायदा नेगेटिव लिस्ट बनाई जाएगी। बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन डेटा तैयार किया जाएगा। घुसपैठियों का रिकॉर्ड हर राज्य से शेयर किया जाएगा ताकि डिपोर्ट के बाद ये देश में दोबारा एंट्री नहीं ले पाए। और अब सियासी खलबली पर आते हैं जो 4D फॉर्मूले और ऑपरेशन टॉर्च से मची हुई है। इसे संयोग और प्रयोग दोनों कह सकते हैं कि ऑपरेशन टॉर्च भी तभी चल रहा है जब चुनाव आयोग भी SIR के जरिए असली और नकली वोटर की छटनी
कर रहा है। विपक्ष पहले से ही नैरेटिव बना रहा है कि ये घुसपैठियों के बहाने मुसलमानों को वोटर लिस्ट से निकालने की साजिश है और इसे एनआरसी का दूसरा रूप बताने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसमें पीडीए पॉलिटिक्स की भी एंट्री करा दी है। नहीं है, अगर घुसपैठी है तो उन्हें सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर घुसपैठी 11 साल के बाद ढूंढ रहे हो आप, तभी मैंने कहा ये एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं। अभी उनको निकाल रहे हैं, बाद में हमें पीडीए वालों को निकाल देंगे। अब आगे सियासत किस करवट बैठेगी देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के लिए पार्टी के कोर ग्रुप के नेताओं को 14 दिसंबर को लखनऊ में रहने के लिए कहा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 13 दिसंबर को पीयूष गोयल और विनोद तावड़े लखनऊ जाएंगे। विशाल पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, सवाल लगातार बरकरार है अध्यक्ष को लेकर, क्या ये माना जा सकता है कि कम से कम 14 तारीख तक तस्वीर साफ हो जाए? बिल्कुल चित्रा, देखिए कई दौर की बातचीत बीजेपी और संघ के बीच में भी यूपी के अध्यक्ष को लेकर हुई है और आज भी गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक बैठक हुई थी और ये जानकारी अभी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है कि 13 दिसंबर को पीयूष गोयल और विनोद तावड़े जो कि चुनाव अधिकारी हैं वो उत्तर प्रदेश में पहुंचेंगे और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 13 दिसंबर को ही नामांकन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को लेकर बीजेपी कर सकती है। 14 दिसंबर को यूपी बीजेपी के जो सभी वरिष्ठ नेता हैं उनको लखनऊ में रहने को कहा गया है, तो इस बात की संभावना है कि 14 दिसंबर को यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष सामने आ सकता है, कार्यभार संभाल सकता है। अब अभी भी लेकिन एक चीज को लेकर चर्चा जारी है कि यूपी में बीजेपी अध्यक्ष ब्राह्मण बनाए या ओबीसी समाज से बनाए, जिसको लेकर अभी भी मंथन जारी है। इस बात की संभावना है कि कल तक इस पर कोई फाइनल सूचना सामने आ सकती है। बहुत धन्यवाद विशाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो अब आगे बीजेपी अध्यक्ष के चेहरे से पर्दा क्या हट जाएगा उत्तर प्रदेश को लेकर, यह बड़ी खबर 14 तारीख को आ सकती है, जिसके बारे में विशाल पांडे हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। जनहित में आगे बढ़ते हुए आज की एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। गोवा के बिर्च नाइट क्लब में अग्निकांड के 5 घंटे के अंदर क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा देश से 9-2-11 हो गए थे। वो अब 5 दिन बाद पकड़ में आ गए हैं। दोनों को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया है और अब 25 लोगों की मौत के गुनहगार लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की तैयारी चल रही है। दोनों को हिरासत में लेने के बाद थाईलैंड की पुलिस ने उनकी तस्वीरें भी जारी की हैं। ये तस्वीरें थाईलैंड के उसी होटल में खींची गई जहां से दोनों को गिरफ्तार किया गया। आप भी देखिए कैसे एक लग्जरी होटल में छिपे लूथरा ब्रदर्स बंधे हाथ के साथ थाई पुलिस के सामने बेबस और लाचार खड़े हैं। बंधे हुए हाथों से ही उन्होंने अपने अपने पासपोर्ट भी पकड़े हुए हैं। इन पासपोर्ट ने ही उनको पकड़वाने में बड़ी भूमिका निभाई। अब इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है वो भी आपको बताते हैं। पहले तो इंटरपोल ने लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। इसके बाद भारतीय जांच एजेंसियों ने थाईलैंड की जांच एजेंसियों से मदद मांगी। जिस टैक्सी से दोनों भाई थाईलैंड के होटल पहुंचे, सीसीटीवी की मदद से उसकी खोज शुरू हुई। दोनों भाइयों ने एयरपोर्ट से थाई सिम कार्ड भी खरीदा था, उसे भी ट्रेस किया गया। 10 दिसंबर को पता चला कि लूथरा ब्रदर्स फुकेट में मुख्य शहर से बाहर एक होटल में रुके हुए हैं। इसके बाद थाई पुलिस और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने होटल पर छापा मारा और सो रहे दोनों भाइयों को जगाकर हिरासत में ले लिया गया। और ये सब इतनी आसानी से इसलिए हो सका क्योंकि गोवा पुलिस की रिक्वेस्ट पर आज ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने दोनों भाइयों का पासपोर्ट रद्द कर दिया था। पासपोर्ट रद्द होने की वजह से लूथरा ब्रदर्स के पास किसी दूसरे देश भागने का ऑप्शन नहीं था। दोनों के पासपोर्ट रद्द होने की जानकारी भारत ने थाईलैंड के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को दे दी थी, जिसके बाद थाई इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने अवैध पासपोर्ट रखने के जुर्म में दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया। अभी भी लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की ही हिरासत में है। तस्वीरों में लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में लेते हुए अधिकारी थाई इमिग्रेशन के ही आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त लूथरा ब्रदर्स को फुकेट के इमिग्रेशन दफ्तर के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक थाईलैंड में लूथरा ब्रदर्स को भारत में वांटेड होने की वजह से नहीं बल्कि अवैध पासपोर्ट रखने के आरोप में हिरासत में रखा गया है। लूथरा ब्रदर्स ने फरार होने में जितनी फुर्ती दिखाई वो हैरान कर देने वाली है। नई डिटेल्स के मुताबिक शनिवार की रात 11:47 पर नाइट क्लब में आग लगी। रात 1:17 पर लूथरा ब्रदर्स ने मेक माई ट्रिप से थाईलैंड के लिए इंडिगो फ्लाइट के टिकट ऑनलाइन बुक किए।
गोवा पुलिस ने बताया कि मेक माई ट्रिप से ही दोनों ने बैंकॉक के होटल गोवा से ही रात में बुक करा लिए थे। दोनों भाइयों ने गोवा से भागते वक्त अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लिया। इसके बाद रात को करीब 3 बजे दोनों भाई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे और सुबह 5:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड के लिए उड़ गए थे। यानी इससे पहले कि क्लब में लगी भीषण आग बुझती, उसके पहले लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड पहुंच चुके थे। लेकिन अब 25 लोगों की मौत के गुनहगार दोनों भाइयों को पकड़ने की खबर आ गई है। तो अग्निकांड में अपनों को खोने वाले लोग क्या बोल रहे हैं, सुनिए। मेरी फैमिली के जो 4 लोग वहाँ पर ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई, सिर्फ एक उनकी छोटी सी लापरवाही की वजह से, जो उन्होंने अंदर अपने बार के अंदर जो प्रिकॉशंस नहीं लिए थे सेफ्टी पर्पस के लिए। ना तो उनका कोई इमरजेंसी एग्जिट डोर था, ना ही वहाँ पे कोई फायर अलार्म था, और ना ही वहाँ पे फायर कंट्रोल करने के लिए कोई भी अदर प्रिकॉशंस थे। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं, ऐसे इंसान हैं जो इतनी लोगों की हत्याएं करके इतनी इजीली देश छोड़ के चले गए। अपराधी खुद को चाहे जितना मर्जी चालाक समझ ले, लेकिन ऐसी बेवकूफ़ी कर ही जाता है जो उसे पकड़वा देती है। यही लूथरा ब्रदर्स के साथ हुआ, जिन्होंने कल थाईलैंड से ही दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगा दी थी। इस अर्जी में दोनों ने जो दलीलें दी वो भी सुनने लायक हैं। दोनों भाइयों ने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए कहा कि वो तो 6 दिसंबर को ही थाईलैंड चले गए थे, यानी अग्निकांड वाली रात को भारत में थे ही नहीं। दोनों ने याचिका में कहा कि हम दोनों भाई तो थाईलैंड बिजनेस ट्रिप पर गए थे, भागे नहीं। दोनों ने कोर्ट में यह भी दावा किया कि वो तो क्लब के सिर्फ लाइसेंस धारक हैं, मालिक नहीं हैं। मतलब यह कि लूथरा ब्रदर्स के झूठ का लेवल आप देख रहे हैं, लेकिन उनके इस झूठ पर कोर्ट को भी यकीन नहीं आया और उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई। आज थाईलैंड में उनकी गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर रोहिणी कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने लूथरा ब्रदर्स को दूसरी बार भी अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। जनहित पे आगे बढ़ते हुए अब खबर इंडिगो की, जिसके विमान जमीन पकड़ने के बाद एक बार फिर से उड़ान भरने लगे हैं। हालांकि इंडिगो संकट अभी पूरी तरह से टला नहीं है, लेकिन बीते 10 दिन से जारी संकट के बीच आज सबसे कम उड़ानें रद्द हुई हैं। फिर भी आज इंडिगो की रद्द उड़ानों की संख्या 100 के पार है। आज हवाई सफर करने वाले यात्रियों और इंडिगो संकट के पीड़ितों के लिए एक और अच्छी खबर आई है, और वो है 3 से 5 दिसंबर के बीच प्रभावित यात्रियों के लिए कंपनी की ओर से 10,000 रुपए के वाउचर की पेशकश, जो सरकार की ओर से तय मुआवजे से अलग होगी। पहले इंडिगो ने घरेलू बाजार में करीब करीब एकाधिकार का पूरा फायदा उठाया, नए नियमों को टालने के लिए संकट खड़ा किया। हालांकि कंपनी अपनी ओर से संकट पैदा करने के आरोपों से इनकार करती रही, लेकिन ज्यादातर यात्रियों और विशेषज्ञों का यही कहना है कि संकट के लिए खुद इंडिगो के कर्ता धर्ता ही जिम्मेदार हैं। इस बीच अब सरकार ने भी कंपनी को अपनी ताकत का एहसास कराना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में आज एक बार फिर से इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स की डीजीसीए के सामने पेशी हुई। इस दौरान इंडिगो संकट के लिए बनी जांच कमेटी ने सीईओ साहब से 2 घंटे तक पूछताछ की। उनसे विमानों की आवाजाही, यात्रियों के रिफंड, क्रू मैनेजमेंट यानी उड़ानों में शामिल स्टाफ और मुआवजे से जुड़े सीधे और कड़े सवाल पूछे गए। ऐसे जवाब में सीईओ एल्बर्ट्स ने नए रोस्टर यानी पायलटों और बाकी स्टाफ की ड्यूटी, रिफंड, यात्रियों के सामान पहुंचाने की प्रगति, उड़ानों की बहाली और मुआवजे से जुड़ी जानकारियां दी। इंडिगो संकट से पीड़ित यात्रियों को क्या और कितना मुआवजा मिलेगा, अब उसके बारे में भी जान लीजिए। मुआवजा 2 तरह से दिया जाएगा। पहला, सरकारी आदेश के मुताबिक उन यात्रियों को 5,000 से 10,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा जिनकी उड़ानें तय समय से 24 घंटे के भीतर रद्द हुई। ये रकम यात्री के मूल पेमेंट मोड में भी भेजी जाएगी। जबकि दूसरा मुआवजा वाउचर के रूप में मिलेगा। वैसे यात्री जिन्हें 3, 4 और 5 दिसंबर को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन्हें इंडिगो 10,000 रुपए का वाउचर देगी, जिसका इस्तेमाल 12 महीने के अंदर इसी एयरलाइन की उड़ान में किया जा सकेगा। ये वाउचर यात्री के ईमेल पर आएगा। इंडिगो के यात्रियों के साथ जो हुआ वो बेहद बुरा था। लाखों यात्री एयरपोर्ट पर बंधक बन गए। अब इंडिगो के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने भी गलती मानी है। हालांकि चेयरमैन ने इसे जानबूझकर की गई गलती मानने से इनकार कर दिया। Over the past week, there has been a lot of criticism. Some fair, some not. The fair criticism is that the airline let you down.
However, there are some allegations that are untrue, that we tried to influence government rules, that we compromised safety. These claims are incorrect. और अब जनहित में आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर आप तक पहुंचाते हैं। आपसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई है। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। उन्होंने लिखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप से बेहद गर्मजोशी भरी अच्छी बातचीत हुई है। हमने आपसी रिश्तों की प्रगति की समीक्षा की और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा की है। भारत और अमेरिका वैश्विक शांति, स्थिरता और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच फोन पर यह बात ऐसे समय में हुई है जब भारत से व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए अमेरिकी टीम नई दिल्ली आई हुई है। इससे पहले दोनों देशों के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में ट्रंप के टैरिफ वॉर की कुछ वजह से खटास का माहौल है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगा रखा है। इसमें 25% टैरिफ तो रूस से तेल खरीदने की वजह से लगा दिया गया था। और अब आज का जनहित मंत्र। कुछ लोग आपसे बेवजह सिर्फ इसलिए नाराज रहते हैं क्योंकि आपको वो दुख नहीं मिल रहा जिसकी उम्मीद लगाए वो बैठे हुए हैं। इसी के साथ जनहित में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।